Hello everyone, welcome to our channel Density Academy। इस वीडियो में हम लोग बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि रूल नंबर 39 तक था। अब आगे चैप्टर 4 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसमें हमें रूल नंबर 40 से लेकर रूल नंबर 64 तक पढ़ना है और देखना है क्या क्या रूल बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। रूल नंबर 40 है रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मोटर व्हीकल्स को रजिस्टर करने के लिए, मोटर व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी, उसे कहेंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी। वो कौन होगी? वो होगी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रजिस्टरिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे। उसके बाद अगर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को ऑथोराइज्ड कर दे रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे अंडर द एक्ट एंड द रूल्स। जो भी एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग है ड्यूटी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का, वो सारा ड्यूटी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं, बशर्ते कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को ऑथोराइज्ड कर दे एज ए रजिस्टर्ड अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 41। इसमें है अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी कौन कौन होंगे, इसके बारे में दिया गया है क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई अपील, इस क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि अगर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के चैप्टर 3 के अंडर जो ऑर्डर है, उसको छोड़कर अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील होगा, तो उस अपील को हियर करने का, सुनने का अथॉरिटी कौन होगा? तो वो होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, क्लॉज नंबर 2 में ये बताया गया है अगर सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर पास किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई अपील होता है, तो उस अपील को सुनने का अथॉरिटी किसके पास होगा? रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास उस अपील को सुनने का अथॉरिटी होगा, रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 43 हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग रूल नंबर 41 पढ़ रहे हैं। उसके बाद है क्लॉज नंबर 3 में सेक्शन 56 के अंदर अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के केस में अगर कोई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर ऑथोराइज टेस्टिंग स्टेशन कोई ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करता है, तो उस अपील को सुनने का अथॉरिटी किसके पास होगा? वो होगा उस एरिया का जो भी, उस ज्यूरिसडिक्शन का जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होंगे, उनको होगा उस अपील को सुनने का अथॉरिटी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 42 की तरफ। इसमें क्या है? अपील्स कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ। इस रूल में ये बताया गया है बेसिकली कि अगर कोई अपील होता है, तो उस अपील का एक कॉपी जो भी पर्सन उस अपील में इंटरेस्टेड है या फिर उस अपील के ऑब्जेक्शन में अगर कोई अपील करना चाहता है, उसको ऑब्जेक्शन करना चाहता है, तो वो पर्सन रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग फी पे करके, रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग फी पेमेंट करके उस अपील का एक कॉपी ले सकता है। ओके, और अपीलेट अथॉरिटी को भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई पर्सन उस अपील में इंटरेस्टेड है और रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो पे करता है, तो उस पर्सन को उस अपील का एक कॉपी दे सकता है। कौन? अपीलेट अथॉरिटी दे सकते हैं। ओके,
इसके बाद क्या बताया गया है क्लॉज 4 में, अगर अपील लॉज होता है तो जो अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक नोटिस जारी करेगी, एक नोटिस देगी किसको, जिसके अगेंस्ट में अपील किया गया है, या फिर वो अथॉरिटी उसको डायरेक्टली भी बोल सकती है, या फिर उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद है क्लॉज 5 में ये बताया गया है कि जो भी अथॉरिटी है या फिर जो भी ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट में अपील किया गया है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो भी ऑर्डर पास किया है वो ऐसा क्यों पास किए हैं, इसको बताने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और वो सुनेगी अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी दोनों की बात को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देंगे, या तो उसके अपील के अगेंस्ट में हो सकता है या फिर अपील के फेवर में वो ऑर्डर दे सकते हैं, जैसा भी उन्हें सही लगेगा। उसके बाद है रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 में क्या बताया गया है, द अदर अथॉरिटी टू सस्पेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने का अथॉरिटी और किन किन के पास होता है, कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस रूल में ये बताया गया है कि अंडर सेक्शन 53 सेक्शन के अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने का अदर अथॉरिटी जो है वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हो सकते हैं, या सेक्रेटरी हो सकते हैं, या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो सकते हैं। बिहार में अभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की संख्या 9 है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 44 की तरफ। रूल नंबर 44 में जैसा कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था, क्या बताया गया है कि फी पेबल अंडर चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट के चैप्टर 4 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रूल, उसमें कितना फी पे करना है किस काम के लिए वो दिया गया है। ओके, जैसे अगर कोई अपील किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन अगर किसी का रिवोक हो गया है या फिर उसको रिफ्यूज कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है, उसके लिए कितना फी देना है, ये सारा कुछ है। अगर किसी अपील का कॉपी हमें लेना है, किसी अपील का डॉक्यूमेंट हमें एक लेना है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के एक्सटेंशन का भी बात हो तो उसमें भी कितना फी देना है, ये सारा कुछ मेंशन है रूल नंबर 44 में। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 45 की तरफ। इसमें बताया गया है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, फी पेमेंट करने से छूट दिया गया है कुछ अथॉरिटी को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ इंडिविजुअल पर्सन को। तो वो कौन कौन हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है रूल नंबर 45 में। तो देखते हैं क्लॉज नंबर 1 में क्या बताया गया है। ये बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो भी मोटर व्हीकल है, जो भी अगर कोई मोटर व्हीकल ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सामाजिक कार्य के लिए किया जाता है, उस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है मोटर व्हीकल का यूज, तो जनरली या फिर एक स्पेशल ऑर्डर पास करके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस व्हीकल को, उस पर्सन को, या फिर उस लोकल अथॉरिटीज को, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, टोटली या फिर पार्शियली, पूरी तरीके से या फिर कुछ परसेंटेज बेस पे छूट दे सकती है। किस चीज में? रजिस्ट्रेशन के फी पेमेंट में छूट दे सकती है। जो भी प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है फी रूल नंबर 44 में, उसमें छूट दे सकती है, टोटली या फिर पार्शियली। उसके बाद बताया गया है कि क्लॉज 2 में अगर कोई फॉरेन काउंसलर ऑफिसर है, विदेशी काउंसलर अधिकारी है,
अगर और उससे रिलेटेड जो भी मोटर व्हीकल है, जिस मोटर व्हीकल का यूज वो फॉरेन काउंसलर ऑफिसर कर रहा है, उसको भी जनरली या फिर स्पेशल ऑर्डर दे करके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है फी पेमेंट करने से, रजिस्ट्रेशन फी देने से। और बताया गया है कि अगर कोई ट्रैक्टर के ऑनर है जो सोली यूज करते हैं उस ट्रैक्टर को फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए अगर यूज करते हैं ट्रैक्टर को उसके यो ऑनर, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन फी में एग्जेम्पशन दिया गया है। और अगर कोई मोटर व्हीकल ऐसा है जिसको एम्बुलेंस की तरह यूज किया गया है, यूज करना है, या फिर एम्बुलेंस के जैसा ही डिजाइन किया गया है, एम्बुलेंस के लिए ही डिजाइन किया गया है, वैसे व्हीकल को जो भी, या फिर ऐसा व्हीकल है जो सिक पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को ले जाती है, कॉन्वे करती है, या फिर फ्री मेडिकल कैंप के लिए यूज होती है, रिलीफ कैंप के लिए यूज होती है, वैसे व्हीकल को भी फी पेमेंट में, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट में एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दिया गया है। इसके बाद बताया गया है सी में कि अगर कोई टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन है, किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और उसके फील्ड ऑफिसर है जो फील्ड में घूम घूम कर काम करते हैं उस मिशन से रिलेटेड, तो जो मोटर व्हीकल वो यूज कर रहे हैं उनके बिलोंगिंग मोटर व्हीकल जो भी है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्प्ट करती है रजिस्ट्रेशन फी पे करने से। इसके बाद है अगर कोई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड कोई मोटर व्हीकल है, जैसे अपने स्टेट में बिहार में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, जैसे यूनिसेफ हो गया, ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। तो उन सब का जो मोटर व्हीकल होगा उनको भी रजिस्ट्रेशन फी को पे करने के लिए एग्जेम्प्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ वॉलेंटियर्स ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं, अमेरिकन पीस कॉर्प्स वॉलेंटियर भी हैं, उनके रेस्पेक्ट में अगर कोई मोटर व्हीकल है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो मोटर व्हीकल यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी उस मोटर व्हीकल को भी एग्जेम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने से। और अगर कोई ऐसा कोऑपरेटिव अमेरिकन रेमिटेंस है कोऑपरेटिव, जो राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, गरीब बच्चों को उनको शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, या फिर उनको खाना खिलाने के लिए मदद करती है, तो वैसे रेमिटेंस को, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे कोऑपरेटिव संस्थान को क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, उनके व्हीकल को एग्जेम्प्ट करती है रजिस्ट्रेशन फी पे करने से। और ऊपर जो बताया गया है कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए जो व्हीकल यूज होती है उसको भी क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने से। यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का मतलब है कि जुताई करना, बुआई करना, या फिर कटाई करना, या फिर जो भी कटाई के बाद जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होता है उसके लिए जो ट्रैक्टर यूज होता है उसको छूट दिया गया है रजिस्ट्रेशन फी से। ऐसा नहीं कि उसमें हम टेलर लगा करके ट्रैक्टर में फिर सामान ढो रहे हैं, मटेरियल ढो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो वो नहीं आएगा, उस ट्रैक्टर को छूट नहीं दिया गया। सिर्फ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए, जैसे जुताई, बुआई, कटाई, इसके लिए जो यूज होगा ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर को, उस व्हीकल को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन फी पे करने से। उसके बाद है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट को, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है उसके जो मोटर व्हीकल है उनको भी एग्जेम्प्ट करती है
फी पेमेंट करने से। कौन सा फी पेमेंट करने से? रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने में एग्जेम्प्ट करती है, टोटली या फिर पार्शियली। रूल नंबर 46, ग्रांट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब पड़ती है? जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो भी मोटर व्हीकल असेंबल करती है या बनाती है, उनको जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मोटर व्हीकल को ले जाना है, तो जैसे कंपनी से लेकर के जाना है किसी एजेंसी के पास उस मोटर व्हीकल को, तो वो तो रोड से ही होकर जाएगी, तो उसे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के वो क्या होगा कि रोड पे नहीं चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या होता है कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो एप्लीकेशन जो है किस फॉर्म में देकर कर सकते हैं? टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई CRTEMA, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करके और रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग जो भी फी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उस फी को पे करके क्या कर सकते हैं? टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, उस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वो जो एक्सटेंशन है 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक बार में। अगर एक बार बढ़ाया गया तो 1 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसके बाद बता फॉर्म किसमें होगा? फॉर्म TEM में क्या होगा? TEM का मतलब है टेम्पोररी, ठीक है। TEM का मतलब है टेम्पोररी, और CR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उनको दिया जाएगा। उसके बाद क्लॉज 3 में दिया गया है कि कोई दूसरा अथॉरिटी सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कोई दूसरा अथॉरिटी जिसको भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अप्रूव कर दे, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अप्रूव करती है किसी मैन्युफैक्चरर के ऑफिसर को कि वो काम कर सकती है एज ए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मैन्युफैक्चरर के किसी ऑफिसर को। लेकिन क्या होगा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा राइटिंग में दिया जाएगा कि वो ऑफिसर, उस ऑफिसर का नेम भी बताना पड़ेगा कि वो ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है, काम कर सकता है, उसको पावर मिल जाएगा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो दिया जाता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के द्वारा। वो कहाँ किया जाता है? थर्ड शेड्यूल के, इस रूल के थर्ड शेड्यूल के कॉलम फर्स्ट में, और फिर इसको आगे एंट्री किया जाता है सेकंड कॉलम में, ओके। और जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क होता है जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जाएगा? अलॉट किया जाएगा अंडर द थर्ड शेड्यूल, ओके। इसके बाद बताया गया है जो अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, उसका जो मार्क होता है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क, उसको व्हीकल के ऊपर फ्रंट में और रियर में डिस्प्ले करना होगा। जो भी डिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दिया गया है उस तरीके से उस पे डिस्प्ले करना होगा उस व्हीकल के ऊपर। और ये जो रिकॉर्ड होता है अथॉरिटी के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे दिया जाता है, जो भी सब रूल 3 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उस व्हीकल पे मेंटेन करना होगा। और कभी भी किसी भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से किसी ऑफिसर के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए मांगा जा सकता है, तो उस समय जो भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है उसको दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है रूल नंबर 47। इसमें क्या है कि फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू सर्टेन पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। कुछ फैसिलिटीज दिए गए हैं मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पर्सन्स को। तो वो क्या है कि किसी भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को कभी भी किसी भी एरिया में किसी भी प्लेस पे क्या किया जा सकता है? डिप्यूट किया जा सकता है व्हीकल के वेरिफिकेशन के लिए, अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और किसी भी दिन हो सकता है, वो दिन रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है। अगर वहां पे जो मोटर व्हीकल है वो 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा?
जो भी वेरीफाई करवा रही है उसे रूल नंबर 44 के अंदर जो ही प्रेस्क्राइब्ड फी है वो पेमेंट करना होगा। उसके बाद है रूल नंबर 48, इसमें बताया गया है रिकॉर्डिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ एग्जेम्पशन। अगर कोई रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कहीं पे भी किसी मोटर व्हीकल को नोटिफिकेशन देती है या ऑर्डर देती है एग्जेम्प्ट करने के लिए, मोटर व्हीकल को किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन देती है, एक्ट के चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग, एक्ट मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जेम्पशन देती है और इशू करती है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, तो क्या होगा कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उस सारे एग्जेम्पशन को जो भी रिकॉर्ड है उसको, जो भी पार्टिकुलर्स है उन सब को रिकॉर्ड करेगी। उस एग्जेम्पशन को कहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस भी व्हीकल का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उसमें ये लिखा हुआ होगा, उसमें ये रिकॉर्ड किया हुआ होगा कि इस व्हीकल को क्या क्या एग्जेम्पशन दिया गया है। ओके, और इसके बाद है रूल नंबर 49, इसमें क्या बताया गया है, अप्रूवल ऑफ द प्लेट बियरिंग रजिस्ट्रेशन मार्क। इसमें बताया गया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको डिस्प्ले करना होगा मोटर व्हीकल पे। जो रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्टर्ड ऑनर है व्हीकल के, जो भी रजिस्टर्ड ऑनर है वो रजिस्ट्रेशन मार्क को डिस्प्ले करेंगे और जो मिलेगा कब, 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उनको अप्रूव करेगी। जो भी रजिस्ट्रिंग मार्क उसको व्हीकल पे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, जैसा भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। रूल नंबर 50 में क्या बताया गया है, पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कुछ पार्टिकुलर्स है, कुछ जिसको व्हीकल के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, बताना पड़ेगा। वो कौन कौन से है, जैसे इन केस ऑफ मोटर कैब्स एंड मैक्सी कैब। तो मोटर कैब और मैक्सी कैब में क्या डिफरेंस है उसको जरा सुन लीजिए। मोटर कैब में क्या होता है, वैसा व्हीकल जिसमें 6 पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, 6 पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं, ड्राइवर को छोड़कर 6 से कम पैसेंजर हो उस व्हीकल में बैठ सकते हैं, उसका कैपेसिटी हो, उसको कहते हैं मोटर कैब। और मैक्सी कैब वो होता है वैसा व्हीकल जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें 6 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 6 से ज्यादा लेकिन 12 से कम होने चाहिए, ड्राइवर को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो वैसे व्हीकल को हम लोग कहते हैं मैक्सी कैब। तो मोटर कैब और मैक्सी कैब के केस में क्या होगा, क्या क्या हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, नंबर ऑफ द पैसेंजर परमिटेड टू बी कैरीड, कितने पैसेंजर्स को परमिट किया गया है कैरी करने के लिए इस कैब में। उसके बाद मिनिमम फेयर उस पर डिस्प्ले करना होगा, उसके बाद रेट ऑफ फेयर्स डिस्प्ले करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का डिस्प्ले करना होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में क्या क्या डिस्प्ले करना होगा, चेसिस नंबर डिस्प्ले करना होगा, उसका अनलेडन वेट, जब उस पर कोई लोड नहीं है उस समय व्हीकल का वेट क्या है उसको डिस्प्ले करना होगा। ग्रॉस व्हीकल वेट भी उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा उस व्हीकल पे। इसके बाद रजिस्टरिंग फ्रंट एक्सल वेट को डिस्प्ले करना पड़ेगा, रियर एक्सल वेट को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। फिर रजिस्टर्ड जो भी एक्सल वेट है, ईच इंटरमीडिएट एक्सल, जो भी इंटरमीडिएट एक्सल हो सकता है किसी व्हीकल में हो सकता है, तो उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ पैसेंजर भी डिस्प्ले करना होगा, अगर परमिटेड किया गया है कि ये क्या कर सकती है कि पैसेंजर को भी कैरी कर सकती है, तो वो भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर, साइज एंड प्लाई रेटिंग ऑफ टायर्स, टायर्स का एक प्लाई रेटिंग होता है उसे भी डिस्प्ले करना होगा, और उसके साइज को और उसके नंबर को, टायर के साइज को, नंबर को, सारा कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट में, रियर में और मिडिल में जो भी एक्सल होता है उसके साइज को भी क्या करना पड़ेगा, उस व्हीकल पे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे डिस्प्ले करना है। इतना सारा कुछ डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनर, जो भी रजिस्टर्ड ऑनर हैं उस व्हीकल के, उनका नाम और एड्रेस दोनों साइड
ट्रांसपोर्ट व्हीकल के दोनों साइड, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग बताया गया है। ओके, और एक और बात बताया गया है, द लेटर्स एंड फिगर्स ऑफ द पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड अंडर सब रूल 1 शैल नॉट बी लेस देन 20 mm इन हाइट। जो भी लेटर लिखे जाएंगे वो 20 mm हाइट से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 20 mm या फिर उससे ज्यादा आप लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन 20 mm से नीचे नहीं होना चाहिए उस लेटर और फिगर का साइज। ओके, इस वीडियो में हम लोग रोल नंबर 50 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 51 से 64 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये मोटर व्हीकल रूल, बिहार मोटर व्हीकल रूल का सेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें ये पढ़ना है उनको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।